दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी ज्ञान चैनल में। आज मैं काफी दिनों बाद आपके लिए लेकर आया हूं हड्डी तोड़ वेब सीरीज। इस सीरीज का नाम है क्लियो और मुझे पूरा यकीन है आपको ये सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आएगी। सो बिना कोई हिंट दिए हम वीडियो शुरू करते हैं। ये है क्लियो। ये बहुत ही शातिर और तेज दिमाग की लड़की है। इस समय ये बर्लिन में है और अपने एक मिशन को पूरा करने के लिए जा रही है। फिर ये एक सुरंग से होती हुई एक बिल्डिंग में एंटर करती है। फिर वहाँ उसे एक रूम के अंदर बने लॉकर में से कुछ पैसे मिलते हैं जो इसके काम की कीमत थी। वहाँ पर विग और कुछ कपड़े भी थे और एक उस्तरा भी। फिर वो उन कपड़ों को पहनकर उस बिल्डिंग में बने बार में जाती है। वहाँ पर टॉमी नाम का एक पुलिस वाला भी था जो कि उस पर लाइन मारने की कोशिश करता है, लेकिन क्लियो उसकी तरफ ध्यान नहीं देती और जाकर डांस करने लगती है। उसके डांस से अट्रैक्ट होकर एक बंदा उसकी तरफ खींचा चला आता है और उसके साथ डांस करने लगता है। फिर क्लियो उसको इशारा करके वहाँ से बाहर ले जाती है और उसको ऐसा नशा देती है जिसके कारण कुछ ही पलों में उसका काम तमाम हो जाता है। फिर जब वो वहाँ से बाहर जाती है तो टॉमी नाम का वो पुलिस वाला उसे देख लेता है। तभी एक लेडी उस आदमी की लाश के पास जाती है और उसकी पॉकेट से एक चाबी निकाल कर ले जाती है। इतने में टॉमी भी उस लाश को देख लेता है और समझ जाता है कि जरूर ये उसी लड़की का काम है जो थोड़ी देर पहले यहाँ पर नाच रही थी। फिर वो लेडी जो उस आदमी की पॉकेट से चाबी निकाल कर लाई थी उससे एक लॉकर खोलती है और उसमें से एक सूटकेस निकाल कर वहाँ से चली जाती है। उस बिल्डिंग से कुछ ही दूरी पर दो आदमी एक कार के अंदर बैठकर क्लियो का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आता है और पूछता है, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ पार्किंग अलाउड नहीं है। फिर उनमें से एक आदमी जिसका नाम एंडी वोल्फ था कहता है, माफ कीजिए, ये स्टेट सिक्योरिटी ऑपरेशन है। फिर वो पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है। इतने में वहाँ पर क्लियो आ जाती है और एंडी को बताती है कि टारगेट का काम तमाम हो गया है। दूसरी तरफ मौकाए वारदात पर पुलिस पहुँच जाती है। फिर टॉमी बताता है कि मैं भी आपका कुलीग हूँ होमिसाइड फ्रॉड डिपार्टमेंट से। मैंने उस कातिल लड़की को देखा है, वो मेरे पास में ही बैठी थी। वो 25 साल की एक खूबसूरत लड़की थी। उसके चाल चलन से लग रहा था वो किसी मिशन पर है। मैंने उसका स्केच भी बनाया है, वो कुछ ऐसी दिखती थी। पुलिस वाले कहते हैं, इस ड्राइंग को किसी के पास भेजेंगे तो वो हंसेंगे। अब तुम पकड़ो अपनी ड्राइंग और अपने घर जाओ। तभी एंडी क्लियो को छोड़कर बर्लिन के मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी में जाता है और वहाँ जाकर कर्नल को बताता है कि क्लियो ने अपना मिशन पूरा कर दिया है। फिर कर्नल कहते हैं, ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन मैंने सुना है तुम्हारा उसके साथ चक्कर चल रहा है। अगर ये बात सच निकली तो तुम्हारे अखरोट की खैर नहीं। इतने में क्लियो भी अपने घर पहुंच जाती है और कुछ ही देर बाद वुल्फ भी वहां पर आ जाता है। वे दोनों काफी समय से एक दूसरे के साथ रह रहे थे। फिर क्लियो बताती है कि मैं मां बनने वाली हूं और इसलिए आज का मिशन मेरा आखिरी मिशन था। फिर ये बात सुनकर वुल्फ झूम उठता है क्योंकि वो बाप बनने वाला था। दूसरी तरफ जब टॉमी अपने घर जाता है तो अपनी वाइफ की डांट के डर से मरने का नाटक करता है। उसकी वाइफ कहती है, नाटक मत करो, 2 दिन पहले तुम बियर पीने गए थे और आज लौट रहे हो। फिर वो अपनी वाइफ को मर्डर वाली घटना के बारे में बताता है और कहता है, मुझे काफी समय बाद खुद को साबित करने का मौका मिला है। फिर वो जेम्स बॉन्ड की तरह सूट बूट पहनकर अपने ऑफिस जाता है क्योंकि उसको लगता था कि वो मौकाए वारदात पर मौजूद था, इसलिए ये केस उसको ही मिलेगा। लेकिन उसका बॉस कहता है, मैंने तुम्हारी ड्राइंग के चर्चे सुने हैं, तुम अपना काम तो ठीक ढंग से कर नहीं सकते, अब ये मर्डर का केस संभालोगे, दूर हो जाओ यहाँ से। तभी कर्नल के पास एक ऑफिसर आता है और बताता है कि वेस्ट बर्लिन के खुफिया पुलिस को इसके बारे में पता चल गया है। फिर कर्नल देखता है इस फाइल के अंदर क्लियो की पेंटिंग थी। फिर वो किसी के पास फोन करता है और कहता है, मामला गड़बड़ हो गया। अगले सीन में हम देखते हैं क्लियो के नाना के घर उनकी बर्थडे पार्टी चल रही थी और क्लियो भी वहाँ पर मौजूद थी। उसके नाना एक बहुत बड़े ऑफिसर थे। फिर वो अपने नाना को एक टेप रिकॉर्डर गिफ्ट करती है और उसमें सॉन्ग प्ले करके अपने नाना के साथ डांस भी करती है। फिर वो अपने नाना से इजाजत लेकर वहाँ से चली जाती है। उसके नाना को उसकी बहुत फिक्र हो रही थी। फिर वो अपने ऑफिस जाने लगती है, लेकिन रास्ते में ही एक आदमी से टकरा जाती है। फिर वो उसको नीचे गिरी हुई फाइल उठा कर देती है और वहाँ से चली जाती है। तभी उसके पास 2 पुलिस वाले आते हैं और कहते हैं, हमारे पास तुम्हारे खिलाफ वारंट है। फिर वे उसको पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। क्लियो पर इल्जाम लगाया जाता है कि उसने अपनी कंपनी के सीक्रेट्स लीक कर दिए हैं। फिर उसे एक फोटो भी दिखाई जाती है जिसमें वो उस आदमी को एक फाइल दे रही थी जिसके साथ थोड़ी देर पहले वो टकराई थी। क्लियो कहती है, मैं तो इस आदमी के साथ गलती से टकराई थी, मैं नहीं जानती है कौन है। फिर लेडी ऑफिसर बताती है, ये आदमी जर्मनी से है, कुछ देर पहले हमने इसको बॉर्डर से गिरफ्तार किया है। फिर क्लियो कहती है, आप डिवीजन 18 में फोन लगाइए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मेरे नाना जी डिवीजन 1 में काम करते हैं, आप चाहो तो उनको भी कॉल कर सकती हैं। मैं एक खुफिया जासूस हूँ। अब तक मैंने 12 ऑपरेशन किए हैं,
आप मेरे कमांडिंग ऑफिसर्स को फोन कर लीजिए, सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन वे लोग क्लियो की एक भी बात नहीं सुनते और अपनी कंपनी के रिकॉर्ड्स लीक करने के जुर्म में उसको उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। फिर क्लियो कहती है मैं चाहती हूँ आप मेरे विटनेस से बात कीजिए। फिर जज बताती है कि उन्होंने ही तुम्हारे खिलाफ बयान दिए हैं, जिसमें तुम्हारे साथ काम करने वाले ऑफिसर और तुम्हारे नाना जी भी शामिल हैं। फिर क्लियो कहती है मैं मां बनने वाली हूँ। जज कहती है ये तो तुम्हें जुर्म करने से पहले सोचना चाहिए था। फिर उसको जेल भेज दिया जाता है। तभी उसके नाना जी उसके लिए एक लेटर लिखते हैं कि मैंने अपने जीवन में बहुत से मुश्किल फैसले लिए हैं, लेकिन तुम्हें जेल भिजवाना उन सब से मुश्किल था। अगर कभी तुम इस लेटर को पढ़ो तो तुम मुझे माफ कर देना। तभी एंडी को भी फोन करके बता दिया जाता है कि क्लियो डीएक्टिवेट हो चुकी है, अब से वो किसी भी मिशन में भाग नहीं ले सकती। अब क्लियो को जेल में डाल दिया जाता है। क्लियो के साथ धोखा हुआ था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ये किसकी साजिश थी और उसने इसके साथ ऐसा क्यों किया। फिर वो अपने छोटे से सेल में चीखती चिल्लाती है, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। अगले सीन में हम देखते हैं टॉमी का बॉस उसको अपने पास बुलाता है और बताता है कि वो केस बंद हो गया है, क्योंकि वो आदमी ड्रग की ओवरडोज की वजह से मरा था। टॉमी कहता है लेकिन उस लड़की ने तो अपने पाँव में चाकू छुपा रखा था। उसका बॉस कहता है लेकिन चाकू चलाया तो नहीं था ना, और जिस लड़की की तुम बात कर रहे हो ऐसी कोई लड़की है ही नहीं। टॉमी कहता है सर क्या बात कर रहे हो, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। उसका बॉस कहता है बेटा तुम फ्रॉड डिपार्टमेंट में हो, ये बात मत भूलो। फिर वो अपने फ्रेंड के पास जाकर कहता है इन लोगों ने जबरदस्ती केस बंद कर दिया है, मैं 1000% श्योर हूँ कि उस लड़की ने ही उसे मारा है। तभी जेल में क्लियो देखती है एक कैदी दूसरी कैदी को परेशान कर रही थी। फिर वो उसके पास जाकर अपनी दादागिरी दिखाती है और कहती है आइंदा इसे परेशान मत करना। लेकिन तभी उस लड़की की गैंग आ जाती है और क्लियो को खूब पीटती है। वे क्लियो को इतना पीटती है कि उसको अगले ही दिन होश आता है। लेकिन जब उसको पता चलता है कि उसका होने वाला बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा तो वो बहुत रोती है। अब धीरे धीरे समय बीतता है। वो दीवार पर निशान बना बना कर पता लगाती है कि उसने यहाँ पर कितने दिन बिता लिए हैं। तभी 3 साल बाद जर्मनी में सरकार बदल जाती है और बर्लिन को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया जाता है। फिर वेस्ट जर्मनी कम्युनिस्ट पार्टी ये फैसला लेती है कि जितने भी कैदी राजनीतिक मामले में अंदर गए हैं उन सबको बरी कर दिया जाएगा। और कहीं न कहीं क्लियो का मामला भी कुछ इसी तरह का था, इसलिए उसे भी बरी कर दिया जाता है। फिर बरी होने के बाद वो अपने रूम में जाती है, लेकिन वहाँ तो बिल्लू नशेड़ी रहता था। फिर क्लियो उसको हैरानी भरी नजरों से देखती है और पूछती है तू कौन है बे, ये मेरा घर है। बिल्लू कहता है अब मैं यहाँ रहता हूँ, तुम अपना सामान ले जा सकती हो। फिर वो क्लियो को रूम के रेंट की रिसिप्ट भी दिखाता है और कहता है मैं यहाँ कानून का पालन करते हुए रहता हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम भी यहाँ पर रह सकती हो, मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगा। फिर क्लियो उसके ऊपर गन तान देती है और कहती है याद रखना मैं यहाँ कभी नहीं आई। फिर वो कहती है जरूरत पड़ी तो मैं फिर से आऊंगी, और फिर वो अपनी गन लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर वो सीधा जज के पास जाती है और पूछती है मैं जानना चाहती हूँ मुझे जेल में भिजवाने के पीछे किसका हाथ था। जब वो नहीं बताती तो क्लियो उसको मार देती है। दूसरी तरफ टॉमी के टेबल से एक फाइल नीचे गिर जाती है और जब वो उसे उठाने लगता है तो उस फाइल में से क्लियो की फोटो बाहर निकलती है। उसको देखकर टॉमी पहचान जाता है कि ये वही लड़की है जिसने 3 साल पहले बार के अंदर एक आदमी को मारा था। फिर वो दोबारा उस केस पर छानबीन शुरू कर देता है। उसको अंदाजा भी नहीं था वो क्या करने जा रहा है। दूसरी तरफ क्लियो अपने नाना के घर जाती है। फिर वो उनके रूम में टेबल पर रखी एक फाइल देखती है जिसके अंदर से उसे एक कैसेट मिलती है। फिर वो उस कैसेट को प्ले करती है। उसमें उसके नाना के बयान थे जो उन्होंने क्लियो के खिलाफ दिए थे। जब उनसे पूछा गया कि क्या आपकी नाती मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी के लिए काम करती है तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। इतने में उसके नाना भी वहाँ पर आ जाते हैं। फिर अपनी टेप चलता हुआ देख वो समझ जाते हैं कि अब मुझे क्लियो को सफाई देनी पड़ेगी। फिर वो टेप रिकॉर्डर को बंद कर देते हैं और कहते हैं ये सब क्या सुन रही हो, मैं तुम्हारा फेवरेट केक लेकर आया हूँ, मुझे पता था तुम यहाँ पर आओगी, आओ मिलकर उसे खाते हैं। लेकिन क्लियो गुस्से में वहीं पर बैठी रहती है और पूछती है आपने ऐसा क्यों किया नानू। उसके नाना कहते हैं मैं सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था, हमारी जॉब में ऐसा ही होता है। तुम्हारी फोटो उनके हाथ लग गई थी और तुम पकड़ी जाती। क्लियो कहती है क्या आपको पता है जेल में मैंने अपना बच्चा खो दिया। फिर वो कहते हैं बेटा एक बार तुम इस डायरी को पढ़ लो, तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन क्लियो हंसने लगती है। फिर उसके नानू कहते हैं अगर तुम्हें सच में लगता है कि ये सब मेरी ही गलती है तो उठाओ बंदूक और मार दो अपने नाना को। फिर क्लियो कहती है नानू आप मेरे सब कुछ थे लेकिन फिर भी मैं आपको माफ नहीं करूंगी। फिर उसका नाना गन उठाकर उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन उससे पहले ही वो अपने नाना का भेजा उड़ा देती है। फिर वो वहीं पर बैठकर रात होने का इंतजार करती है। फिर जब वो अपने नाना की गन की मैगजीन चेक करती है तो उसमें गोलियां थी ही नहीं और वो समझ जाती है कि उसके नाना चाहते थे मैं उन्हें शूट करूं। फिर वो फूट फूट कर रोने लगती है। उसके बाद वो अपने नाना की बॉडी को बाहर गार्डन में ही दफना देती है और साथ में उनकी लिखी हुई बुक भी
जो उन्होंने क्लियो के लिए ही लिखी थी। फिर वो कंक्रीट से अपने नाना की कब्र को भर देती है और उसके बाद सीधा बार में जाती है। वहां जाकर वो बिल्लू नशेड़ी को पकड़ती है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। सेकंड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि गंजू हटेला एक आदमी को वही लाल रंग का सूटकेस देता है और कहता है ये बर्लिन के कामरेड का सूटकेस है। क्लियो जेल से बाहर आकर परेशान करने लगी है, ध्यान रहे ये सूटकेस उसके हाथ ना लगने पाए। दूसरी तरफ क्लियो बिल्लू नशेड़ी के घर से अपनी कुछ फोटोज लेकर आती है और फिर उनको देखते देखते इमोशनल हो जाती है। फिर वो अपने बॉयफ्रेंड की फोटो देखती है और फिर वो उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। वो उसका पता लगा लेती है कि वो कहाँ पर रहता है और उसका पीछा करने लगती है। फिर जब वो उसके अपार्टमेंट का दरवाजा खटखटाती है तो दरवाजा कोई प्रेग्नेंट औरत खोलती है। फिर उसको देखकर क्लियो चौंक जाती है और मौका संभालते हुए कहती है मैं लोकल हाउसिंग अथॉरिटी से आई हूँ, हमें पता चला है कि आपके घर में गंदा पानी आ रहा है, क्या मैं चेक कर सकती हूँ? फिर वो प्रेग्नेंट औरत क्लियो को अंदर ले जाती है और बताती है कि पानी तो ठीक ही आ रहा है, फिर भी आप चेक कर लीजिए। तभी वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड एंडी भी आ जाता है और वो क्लियो को देखकर चौंक जाता है। फिर एंडी की वाइफ पानी लेने के लिए चली जाती है। फिर घबराया हुआ एंडी कहता है मैं तुम्हें सब कुछ समझा सकता हूँ, लेकिन तभी उसकी वाइफ आ जाती है और वो बात को पलट जाता है। फिर क्लियो कहती है मुझे लगता है सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं चेक करने के लिए दोबारा आऊंगी। फिर उसके जाने के बाद एंडी उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन वो तो जा चुकी थी। फिर वो क्लियो को आसपास ढूंढने लगता है, लेकिन तभी क्लियो वहाँ पर आ जाती है और उसे गन पॉइंट पर ले लेती है। वो पूछती है बता तूने ऐसा क्यों किया? मैं पिछले 3 सालों से तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। एंडी कहता है मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा लेकिन तुम मिली ही नहीं। क्लियो कहती है अगर तुम अच्छे से ढूंढते तो शायद मैं मिल जाती। फिर एंडी कहता है मैंने तुम्हें हजारों खत लिखे थे लेकिन सभी के सभी वापस आ गए। फिर क्लियो कहती है शायद तुमने इसीलिए मेरी जगह किसी और को दे दी। एंडी कहता है उन लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया था, मुझे बहुत परेशान किया और मेरा डिमोशन भी कर दिया। अगर मैं तुमको और ढूंढता तो वे मुझे मरवा देते। फिर क्लियो पूछती है इसके पीछे किसका हाथ है? एंडी कहता है इसके पीछे कामरेड कर्नल का हाथ है। दूसरी तरफ अपना जेम्स बॉन्ड टॉमी बिल्लू नशेड़ी के घर पहुंच जाता है। बिल्लू नशेड़ी उस समय माल फूंक रहा था। फिर जब वो दरवाजा खोलता है तो टॉमी बताता है मैं डिटेक्टिव हूँ और वेस्ट से आया हूँ, क्या क्लियो यहीं पर रहती है? बिल्लू कहता है नहीं। फिर टॉमी कहता है मैं अंदर आकर चेक करना चाहता हूँ। फिर बिल्लू उसको अंदर ले आता है। फिर वो अपनी बाबाजी की बूटी उठाता है और कहता है मैं अभी टॉयलेट होकर आया। फिर वो सारी बूटी फ्लश कर देता है। बाहर टॉमी टेबल पर वो उस्तरा देख लेता है जो उस रात क्लियो के पास था। फिर जब बिल्लू माल ठिकाने लगाकर टॉयलेट से बाहर आता है तो टॉमी उसको क्लियो की शर्ट दिखाकर पूछता है कि ये किसकी है। ये वही शर्ट थी जो कत्ल की रात क्लियो ने पहनी हुई थी। फिर टॉमी बिल्लू को अपना कॉन्टैक्ट कार्ड देता है और कहता है अगर वो यहाँ पर आए तो तुम मुझे खबर कर देना और ये सामान मैं जब्त कर रहा हूँ। फिर उसके जाते ही बिल्लू अपना सारा माल फ्लश से बाहर निकालने के लिए दौड़ता है। दूसरी तरफ एंडी क्लियो को कामरेड कर्नल की कब्र पर ले जाता है और बताता है कि उन्होंने अपनी और अपनी वाइफ की जान ले ली, तुम भी उनकी तरह मत बनो और अपनों की जान मत लो। लेकिन क्लियो कहती है नहीं मैं तो लूंगी और मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह जान कर रहूंगी। फिर जब वो वहाँ से जाने लगती है तो एंडी पूछता है हमारे बच्चे का क्या हुआ? क्लियो कहती है वो नहीं रहा। अगले सीन में हम देखते हैं टॉमी अपने बॉस के पास फिर से जाता है और फाइल देकर कहता है मिल गई वो लड़की जिसने 1987 में एक बार के अंदर कत्ल किया था। वो ईस्ट में रहती है और ये कोई आम लड़की नहीं है। उसकी फ्रेंड ने मुझे बताया है कि सीक्रेट सर्विस के लिए काम करती थी वो डिवीजन 18 में। उसका काम बर्लिन में लोगों को ठिकाने लगाने का था। फिर उसका ऑफिसर पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? टॉमी कहता है मेरा दिल कह रहा है उस आदमी को इसी लड़की ने मारा है। फिर ऑफिसर ये कहकर चला जाता है जाकर अपना काम करो और मेरा दिमाग मत चाटो। तभी क्लियो डिवीजन 18 में काम करने वाली एक लेडी ऑफिसर को रोकती है। फिर वो उसकी कार में बैठ जाती है और अपने साथ चलने के लिए कहती है। फिर एक सुनसान जगह पर ले जाकर क्लियो उसको कपड़े बदलने को कहती है और खुद उसके कपड़े पहनकर और उसकी कार लेकर डिवीजन 18 में जाती है। कुछ ही देर बाद वहाँ पर टॉमी भी आ जाता है और गार्ड से कहता है मैं डिटेक्टिव हूँ और एक मर्डर के सिलसिले में तुम्हारे सीनियर से पूछताछ करने आया हूँ। फिर गार्ड उसे गाड़ी साइड में लगाकर बाहर आने को कहता है। दूसरी तरफ बिल्डिंग के अंदर क्लियो कामरेड कर्नल के ऑफिस में छानबीन कर रही थी, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। तभी उसकी नजर एक डॉग के स्टैचू पर जाती है जो कर्नल के 50वें बर्थडे पर उसके दोस्त ने गिफ्ट किया था। दूसरी तरफ एक बूढ़ा ऑफिसर टॉमी के साथ बैठा था। वो बताता है हमने सारी जिंदगी इस डिपार्टमेंट के लिए काम किया, लेकिन अब सरकार ने हमारे इस डिपार्टमेंट को बंद करने के ऑर्डर दे दिए। तभी बिल्डिंग में घूमते हुए क्लियो को वो लेडी ऑफिसर दिख जाती है जिसने क्लियो की गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ की थी। फिर जब वो लेडी भी क्लियो को देखती
है तो वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। फिर क्लियो उसको ढूंढती है और एक रूम के बाहर अपने शूज उतारकर खुद दबे पांव रूम के अंदर जाती है, लेकिन तभी वो लेडी क्लियो पर चाकू से हमला कर देती है। फिर क्लियो उसको धक्का देती है और वो दीवार पर लगी खूंटी से जा टकराती है और मर जाती है। दूसरी तरफ टॉमी के पूछने पर वो ऑफिसर बताता है कि मैं तुम्हें उस लड़की के बारे में सब कुछ बता देता, लेकिन अफसोस उसकी फाइल गायब हो चुकी है और शायद बहुत जल्द हम भी गायब हो जाएंगे। तभी वहाँ से बाहर जाते समय टॉमी की नजर क्लियो पर पड़ जाती है। फिर वो उसका पीछा करता है और उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुँच जाता है। फिर घर जाकर वो अपने कंधे के घाव को सीलती है और अपने लिए एक मछली ऑर्डर करती है। फिर वो उस मछली से एक केमिकल तैयार करती है। टॉमी उस समय उसके घर के बाहर ही मंडरा रहा था। तभी रात को जब क्लियो सो रही थी तो उसको फिर से अपनी पुरानी यादें तंग करने लगती हैं। फिर वो आधी रात को ही अपने घर से निकल जाती है। उसके वहां से जाते ही टॉमी उसके घर में घुसने की कोशिश करता है। फिर थोड़ी बहुत मेहनत करने के बाद वो घर के अंदर घुसने में कामयाब हो जाता है। तभी क्लियो बिल्लू नशेड़ी के पास पहुंच जाती है और उसे अपने साथ चलने को कहती है। उस समय टॉमी क्लियो के घर में छानबीन कर रहा था, लेकिन तभी उसको किसी के आने की आहट होती है और वो छिप जाता है। वहाँ पर क्लियो और बिल्लू नशेड़ी ही आए थे। फिर वो बिल्लू को कहती है तुम अपने कपड़े उतारो, मैं अभी आई। बिल्लू तो कुछ सेकंड में ही बड़े बड़े ख्वाब सजा लेता है, लेकिन तभी क्लियो आती है और उसे पहनने के लिए नाइट सूट देती है। वो कहती है मुझे अकेले सोना पसंद नहीं और अगर तुमने किसी को भी बताया तुम यहाँ क्या कर रहे थे तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। फिर उनके जाने के बाद टॉमी वहाँ से खिसक लेता है। फिर अगले दिन सुबह क्लियो कामरेड ब्लूम के घर जाती है और घर के बाहर लगे माइक में कहती है मैं मिनिस्ट्री के लिए काम करती हूँ, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, हमारे एक म्यूचुअल फ्रेंड को लेकर। टॉमी उसका पीछा करते हुए वहाँ भी आ टपका था। फिर क्लियो घर के अंदर चली जाती है और ब्लूम से मिलती है। ब्लूम उसे घर के अंदर ले जाता है। फिर वो कर्नल की काफी तारीफ करती है और कहती है कि कर्नल के साथ जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ। इतने में टॉमी पास में ही लगे एक फोन बूथ में जाता है और पुलिस स्टेशन में फोन करके बताता है कि मुझे पूरा विश्वास है एक मर्डर होने वाला है। तभी क्लियो कहती है मुझे पता चला है कि आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। फिर ब्लूम कहता है नहीं, इतने भी अच्छे दोस्त नहीं थे, मैंने बस एक दो बार उनसे हाथ ही मिलाया था, दैट्स इट। फिर वो अपने बैग में से एक डॉग का स्टैचू निकालती है जो ब्लूम ने कर्नल को गिफ्ट किया था और कहती है एक बार हाथ मिलाने से ही आपको ये पता चल गया कि कर्नल को कैसे तोहफे पसंद हैं। फिर ब्लूम पूछता है तुम चाहती क्या हो। क्लियो कहती है मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि 3 साल पहले कर्नल ने मुझे जेल में क्यों भिजवाया था। फिर ये बात सुनकर ब्लूम कहता है शायद कॉफी फीकी है, मैं शक्कर लेकर आता हूँ। फिर वो अंदर जाकर दराज में से अपनी गन निकालता है और क्लियो को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो वहाँ से गायब हो चुकी थी। फिर वो अचानक से आती है और ब्लूम की गन नीचे गिरा देती है। फिर उन दोनों में सूमो पहलवान वाली फाइट होती है। उस समय टॉमी बिल्डिंग के नीचे खड़ा होकर पुलिस का इंतजार कर रहा था। तभी ऊपर से ब्लूम नीचे आकर गिरता है और उसको देखकर टॉमी की फट जाती है। ब्लूम को नीचे फेंककर क्लियो ब्लूम के घर की छानबीन करने लगती है। छानबीन के दौरान उसे एक फोटो मिलती है, लेकिन तभी उसे पुलिस सायरन की आवाज आने लगती है। पुलिस के आते ही टॉमी कहता है आप लोगों को यहाँ आने में इतना टाइम कैसे लग गया, मैंने पहले ही कहा था यहाँ कोई मर्डर होने वाला है। इतने में क्लियो फिर से अपना भेष बदलती है और पीछे के दरवाजे से भाग जाती है। फिर अपने घर जाकर वो एंडी के पास कॉल करती है और बताती है कि कामरेड कर्नल जिंदा है, मुझे उसकी एक फोटो मिली है जिसको देखकर साफ पता चल रहा है वो जिंदा है, अब मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ। फिर एंडी कहता है अगर उनकी मौत एक नाटक था तो ये प्लान उन्होंने अकेले नहीं बनाया होगा, इसमें जरूर केजीबी का हाथ होगा, वो बहुत खतरनाक है, तुम मॉस्को से पंगा नहीं ले सकती, एक काम करो तुम मुझे पता लगाने दो कि आखिर हुआ क्या था। फिर क्लियो उसकी बात मान जाती है। फिर फोन काटने के बाद उसकी नजर टॉमी के दिए हुए बिजनेस कार्ड पर पड़ती है। फिर पूछने पर बिल्लू बताता है एक आदमी तुम्हारी पूछताछ करने के लिए मेरे घर आया था, लेकिन मैंने उसे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया। फिर वो कहती है गड़बड़ हो गई और वहाँ से चली जाती है। तभी टॉमी जब अपने घर बैठा था तो उसकी वाइफ मार्केट से घर आती है। फिर वो अपनी वाइफ को बताता है कि वो लड़की फिश से जहर बनाती है, उसने एक आदमी को भी खिड़की से फेंक दिया, वो बहुत ही शातिर है। फिर उसकी वाइफ कहती है तुम चुपचाप इधर आकर खाना बनाओ, आज तुम्हारी बारी है। खाना बनाते वक्त भी वो अपनी वाइफ का दिमाग चाट रहा था। फिर उसकी वाइफ कहती है तुम उसको पकड़कर जेल में क्यों नहीं डालते। टॉमी कहता है नहीं डाल सकता, मेरे पास उसके खिलाफ सबूत नहीं है। तभी उसके घर की बेल बजती है और टॉमी का बेटा जाकर दरवाजा खोलता है। बाहर क्लियो आई थी। वो कहती है हाय, मेरा नाम क्लियो है, क्या सुभाष मनवाड़ी यहीं पर रहता है। वो लड़का कहता है नहीं। फिर जब वो अंदर जाता है तो टॉमी पूछता है कौन था। उसका बेटा बताता है क्लियो नाम की कोई लड़की थी, सुभाष के बारे में पूछ रही थी। उसकी बात सुनकर टॉमी भागकर बाहर जाता है, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं थी कि क्लियो उसके घर तक आ पहुंची। फिर बाहर जाकर वो आसपास उसकी तलाश करने लगता है, लेकिन क्लियो तो पेड़ों के बीच छुप कर बैठी थी और अपनी स्नाइपर गन से टॉमी के ऊपर निशाना साधे हुई थी। फिर टॉमी आवाज लगाता है
मैं जानता हूँ तुम कौन हो और क्या करती हो, बाहर आ जाओ। तभी उसका बेटा आकर पूछता है, क्या हुआ पापा, सब ठीक तो है ना? टॉमी कहता है, तुम अंदर जाओ। फिर क्लियो अपना विचार बदल देती है और उसे शूट करने की बजाय बंदूक की गोली उसकी खोपड़ी पर फेंक कर मारती है, ताकि वो समझ जाए कि आगे से क्लियो का पीछा नहीं करना, वरना अगली बार गोली बंदूक से ही निकलेगी। फिर वो घर जाकर बिल्लू नशेड़ी के पास बैठ जाती है और पूछती है मायोका जाने का बेस्ट तरीका कौन सा है। तभी लास्ट में हम एक किलर को देखते हैं। फिर उसके पास एक फोन आता है और उसे एक पार्सल मिलता है। फिर जब वो उस पार्सल को खोलकर देखता है तो उसमें से क्लियो की तस्वीर निकलती है, जिसको अब उसे ठिकाने लगाना था। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होता है। थर्ड एपिसोड में हम देखते हैं क्लियो मलोइका पहुंच जाती है। वहां जाकर वो एक टैक्सी ड्राइवर को कर्नल की फोटो दिखाकर कहती है, मुझे इसको ढूंढना है। फिर वो उसे पास के गांव में छोड़ देता है। फिर वो वहां पर जाकर उस कर्नल के बारे में पूछताछ करती है। फिर वहां से उसे कर्नल के घर का एड्रेस पता चल जाता है, क्योंकि ये एक छोटी सी जगह थी जहां सब लोग एक दूसरे को जानते थे। तभी क्लियो देखती है कर्नल यहाँ पर मस्ती कर रहा है। फिर वो उसके घर के सामने ही एक बंद पड़े घर को खोलती है और वहां पर रहने के लिए चली जाती है। फिर वो सूटकेस में से अपना सामान निकालती है और अपनी गन रेडी करती है। फिर वो बाइनोकुलर लेती है और कर्नल पर नजर रखने लगती है। तभी वो देखती है कोई आदमी उससे मिलने के लिए आया है। फिर वो एंडी के पास कॉल करती है और उसे बताती है कि मुझे कर्नल मिल गया है। एंडी कहता है, अगर तुमने उसे मारा तो ये मर्डर होगा। क्लियो कहती है, नहीं, ये एक गद्दार को सजा देना होगा। क्या तुम मेरे साथ हो? फिर एंडी घबराई हुई आवाज में कहता है, हाँ। उसकी आवाज से क्लियो को शक हो जाता है कि ये मेरे साथ नहीं है। दूसरी तरफ टॉमी बिल्लू नशेड़ी के पास जाता है और कहता है, तूने मुझे झूठ कहा कि तू क्लियो को नहीं जानता। वो कल से दिखाई नहीं दी, बताओ वो कहाँ है? बिल्लू कहता है, मुझे नहीं पता। फिर टॉमी कहता है, इतना माल मिलने पर तो मैं तुम्हें गिरफ्तार भी कर सकता हूँ, चुपचाप बता दे वो कहाँ है। फिर बिल्लू ना चाहते हुए भी ये बता देता है कि वो मायोका गई है। टॉमी पूछता है मायोका में कहाँ गई है, लेकिन इतने में वहाँ पर फोन की घंटी बजती है। टॉमी कहता है, फोन उठाओ और दिमाग से सोचो तुम्हें क्या करना चाहिए। फिर जब वो फोन उठाता है तो क्लियो कहती है, मेरे पौधों को पानी दे देना। टॉमी इशारा करके कहता है, उससे पूछो वो कहाँ है। फिर बिल्लू ऊट पटांग सी बातें करने लगता है। उसकी बातें सुनकर क्लियो पूछती है, क्या वहाँ पर कोई है? अगर खतरा है तो कहो मौसम खराब है। बिल्लू कहता है, क्या मौसम खराब है? क्लियो पूछती है, क्या वो वही पुलिस वाला है जो उस दिन मेरे बारे में पूछ रहा था? बिल्लू कहता है, हाँ, मौसम ठीक हो जाएगा। क्लियो कहती है, उसे कुछ भी मत बताना, वरना आते ही सबसे पहले तुम्हें ठोकूंगी। फिर फोन काटने के बाद वो टॉमी को बताता है कि उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया, बस इतना ही कहा कि जगह अच्छी है और मौसम खराब है। ये बात सुनकर टॉमी गुस्सा हो जाता है और कहता है, मुझसे होशियारी, चलो कोई बात नहीं। फिर वो वहाँ पर पड़ी हुई क्लियो की फोटो उठाता है और वहाँ से चला जाता है। तभी क्लियो के पास गंजू हटेला आता है और उसे गन पॉइंट पर लेकर पूछता है, तुम यहाँ पर क्यों आई? नकली जर्मन पासपोर्ट, सूटकेस में थोड़ा सा सामान, एक गन और एक दूरबीन, तुम्हारे इरादे क्या हैं? क्लियो कहती है, मैं एक कामरेड ऑफिसर हूँ, इस समय एक मिशन पर हूँ, अनऑफिशियली। फिर वो गंजू हटेला को चकमा देकर वहाँ से भाग जाती है। फिर जब गंजू हटेला उसको ढूंढता है तो वो उसे चारों खाने चित कर देती है। फिर वो उसे निर्वस्त्र कर बांध देती है और उसका पासपोर्ट चेक करती है। अब तक वो उसके बारे में काफी बातें जान चुकी थी कि वो केजीबी में काम करता है और कर्नल को बहुत पुराना जानता है। फिर गंजू कहता है, तुम्हें पता भी नहीं है तुम किससे पंगा ले रही हो। फिर क्लियो उसके गले पर छोटा सा कट लगा देती है। ये देख गंजू घबरा जाता है और कहता है, मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करना चाहता हूँ, तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। क्लियो कहती है, मुझे पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। गंजू कहता है, आज के समय पैसा ही सब कुछ है, अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ टॉमी अपनी वाइफ को बताता है कि अब तो मेरे बॉस को भी मुझ पर भरोसा हो गया है, इसलिए मैं उस लड़की के पीछे मायोका जा रहा हूँ, ऐसा मेरे बॉस का ही ऑर्डर है। फिर उसकी वाइफ कहती है, जाओ, लेकिन कोई भी बेवकूफी मत करना। तभी क्लियो अंडे मांगने के बहाने कर्नल के घर पहुंच जाती है। फिर वो कर्नल की वाइफ को एक झूठी स्टोरी सुनाती है कि मेरे हस्बैंड की एक बहुत बड़ी कंपनी थी, उनको लॉस हो गया और फिर हम यहाँ पर आ गए, फिर उनकी डेथ हो गई, अभी मैं अकेली रहती हूँ। उसकी स्टोरी सुनकर कर्नल की वाइफ इमोशनल हो जाती है और उसे रात को डिनर पर इनवाइट करती है। वो कहती है, जरूर आना, इसी बहाने हम एक दूसरे को अच्छे से जान लेंगे। फिर वो घर पर जाकर उन्हीं अंडों से भुर्जी बनाकर गंजू हटेला को खिला देती है। इतने में टॉमी भी मायोका पहुंच जाता है। फिर वो एयरपोर्ट पर क्लियो की तस्वीर दिखाकर पूछता है, क्या आप लोगों ने इस लड़की को कहीं देखा है? तभी एक टैक्सी ड्राइवर उसकी फोटो पहचान जाता है और कहता है, चलो, मैंने इसे जहाँ छोड़ा था तुम्हें भी वहाँ छोड़ देता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं वही किलर जिसको क्लियो को मारने का काम मिला था।
एंडी के पास आता है और कहता है तो तुम्हें यहाँ पर नौकरी मिली है, मुझे तो एक डिपार्टमेंटल स्टोर में डाला गया है। ये वही बंदा था जो 1987 में एंडी के साथ क्लियो को लेने के लिए आया था जब उसने बार में एक आदमी को मारा था। फिर वो एंडी को बताता है मुझे ऊपर से एक काम सौंपा गया है, क्या तुम्हें पता है क्लियो रिहा हो गई है, वो तुमसे मिलने तो जरूर आई होगी, तुम लोगों का टांका जो भिड़ा था। तभी शाम को क्लियो कर्नल के घर जाती है। कर्नल दरवाजा खोलते हैं और उसका स्वागत करते हैं। शायद वो क्लियो को नहीं पहचान पाते। फिर वे सभी बैठकर खाना खाते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। खाना खाने के बाद कर्नल उसको अपना अपकमिंग प्रोजेक्ट दिखाता है। दरअसल वो यहाँ पर स्की सेंटर खोलना चाहता था। तभी जब क्लियो कर्नल के साथ थी तो उसकी वाइफ उसके पर्स की तलाशी लेती है जिसमें उसे एक पासपोर्ट और बाबा जी की बूटी मिलती है। फिर कुछ देर बाद वे फिर से ड्रिंक करते हैं। फिर कर्नल उसकी काफी तारीफ करता है। तभी क्लियो कहती है मुझे वॉशरूम जाना है। कर्नल की वाइफ बताती है वॉशरूम उस तरफ है। फिर वॉशरूम के बहाने वो कर्नल के रूम में घुस जाती है और रूम की विंडो से उसका सूट बाहर फेंक देती है। फिर रात को जब वो अपने घर वापस जाने लगती है तो कर्नल कहता है कल मैंने अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी है, तुम्हें जरूर आना है। फिर जब वो वहाँ से जाने लगती है तो कर्नल की वाइफ कहती है मुझे ये लड़की थोड़ी गड़बड़ लगती है। टॉमी भी उस समय उसी पर नजर रखे हुए था। फिर वो अपने घर जाकर गंजू हटेला को बताती है वो कल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला है। गंजू कहता है जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा पैसे उसके अकाउंट में आना शुरू हो जाएंगे। फिर वो गंजू को पहनने के लिए कपड़े देती है और कहती है अगर तुम नहीं चाहते केजीबी को तुम्हारे और कर्नल के इलीगल सौदों के बारे में पता चले तो जो भी हुआ उसे भूल जाओ। फिर वो उसके हाथ खोल देती है। दूसरी तरफ टॉमी अपने एक साथी को कर्नल का नया नाम और उसकी वाइफ का नाम लिखवा कर कहता है मुझे पता लगा कर बताओ ये लोग कौन हैं। तभी क्लियो कर्नल के सूट में एक माइक फिट कर देती है और फिर उसको वापस कर्नल के रूम में जाकर उसकी अलमारी में रख देती है। उस समय कर्नल अपनी वाइफ के साथ सो रहा था। फिर अगले दिन वो अपने बॉयफ्रेंड एंडी को कॉल करती है। एंडी बताता है मेरे पास हमारा पुराना साथी मार्क आया था, उसको तुम पर नजर रखने के लिए ऊपर से ऑर्डर मिले हैं। क्लियो कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर एंडी कर्नल के बारे में पूछता है। क्लियो बताती है वो यहाँ आराम की जिंदगी जी रहा है, उसने केजीबी को बहुत सारे पैसे दिए हैं ताकि वो उसे यहाँ पर छुपा सकें। वो पैसों के लिए हमारे देश के सीक्रेट्स दूसरे देशों में बेच रहा है, मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर एंडी कहता है तुम कोई भी गलत काम मत करना क्योंकि तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। अगले सीन में हम देखते हैं क्लियो एक रेस्टोरेंट में बैठकर अपना जूस एंजॉय कर रही थी, लेकिन तभी उसके पास टॉमी आ जाता है। टॉमी कहता है क्लियो मैं अच्छे से जानता हूँ तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करने आई हो। 3 साल पहले 1987 में जब तुमने बार में एक आदमी को मारा था उस समय मैं वहीं पर था। उसके बाद तुम्हारे लोगों ने तुम्हें धोखा दे दिया और तुम्हें जेल में भिजवा दिया, लेकिन क्यों शायद ये तुम्हें भी नहीं पता और इसीलिए तुम सभी को सजा देना चाहती हो। तुम यहाँ कर्नल को मारने आई हो और हाँ तुम्हें अकेला सोना पसंद नहीं है। क्लियो कहती है तुम्हें तो राइटर होना चाहिए और तुम्हें मुझ पर एक किताब लिखनी चाहिए। टॉमी कहता है मैं जानता हूँ तुम यहाँ जो करने आई हो करके ही रहोगी, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं भी तुम्हें जेल भिजवा कर ही रहूंगा। फिर वो खड़ी होती है और उसके कान में कहती है मुझे हल्के में मत लेना। फिर वो टॉमी के पास 2 पुलिस वालों को भेजती है। वे टॉमी को पकड़कर उसकी पॉकेट चेक करते हैं जिसमें से उन्हें बाबा जी की बूटी मिलती है। फिर वे उसको पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। अगले दिन कर्नल मीटिंग के लिए तैयार हो रहा था। फिर उसकी वाइफ बताती है मैंने प्रॉपर्टी डीलर से पता किया है, हमारे सामने वाला घर अभी तक बिका नहीं है और निकोल स्मिथ नाम की कोई भी लेडी वहाँ पर रहने के लिए नहीं आई। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर पार्टी शुरू हो जाती है। तभी क्लियो भी वहाँ पर प्रकट हो जाती है। फिर एक बूढ़ा आदमी उससे अट्रैक्ट होकर उसके पास आ जाता है और कर्नल की तारीफ करने लगता है। फिर उसके पास एक और आदमी आता है और कहता है चलो देर हो रही है, हमें डील साइन करनी है। फिर क्लियो भी उनके पीछे पीछे जाने लगती है। कर्नल की वाइफ उसकी हरकतें नोट कर रही थी। फिर डील साइन हो जाती है और उसके बाद कर्नल अपने साथियों को यहाँ आने के लिए धन्यवाद करते हैं और कहते हैं सभी लोग पार्टी एंजॉय करो। फिर कर्नल की वाइफ अपने घर में जाती है और देखती है क्लियो वहाँ पर पेपर्स के साथ छेड़छाड़ कर रही थी। फिर वो पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। क्लियो कहती है मैं तो बस टचअप करने के लिए आई थी। फिर वो कहती है मैं तुम्हारे साथ कूदरो पुदरो करूंगी। ये एक ऐसी चीज है जिससे इंसान अपने ही शरीर में कैद हो जाता है। लोगों को लगता है वो मर गया लेकिन वो जिंदा होता है। फिर वो अपने हाथ वाली डिब्बी खोलती है और फूंक मारकर उसके चेहरे पर पाउडर उड़ा देती है। फिर कुछ देर बाद कर्नल अपनी वाइफ को ढूंढता हुआ वहाँ पर आ जाता है और अपनी वाइफ को बेड पर लेटा हुआ देखता है। तभी क्लियो उसको आवाज देती है और अपनी विग हटाकर कहती है पहचाना नहीं कर्नल। कर्नल कहता है तुमने मेरी वाइफ के साथ क्या किया। क्लियो कहती है मैंने उसके साथ कूदरो पुदरो किया है, मैं बस ये जानना चाहती हूँ
हूँ कि 1987 में बार में मैंने किसको मारा था और मेरी गलती क्या थी, और अगर झूठ कहा तो तुम्हारी वाइफ गई। कर्नल कहता है तुमने जिसको मारा था वो वेस्ट बर्लिन का CIA चीफ था। वो GDR के US एजेंट्स को डायरेक्ट करता था। तुम्हारा ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेसफुल रहा और तुम्हें अंदर भेजने का ऑर्डर ऊपर से आया था। ये ऑर्डर मिनिस्टर मिलेके ने दिया था। वजह मुझे भी नहीं पता और ना ही हम मिनिस्टर से कोई सवाल पूछ सकते हैं। अब तुम पूरी तरह से आजाद हो, भूल जाओ पिछली बातों को और अपनी आने वाली लाइफ को एंजॉय करो। फिर वो क्लियो से रिक्वेस्ट करता है प्लीज मेरी वाइफ को बचा लो। उसकी आंखों में पानी देखकर क्लियो को रहम आ जाता है और वो उसकी वाइफ को होश में लाने के लिए एक इंजेक्शन लगाती है। फिर वो कहती है तुम बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो, ये कुछ देर बाद होश में आ जाएगी। अब इंतजार करते करते रात हो जाती है। सब लोग उसके घर से चले जाते हैं और कर्नल अकेला रह जाता है। तभी उसकी वाइफ वहां पर आती है और पूछती है क्या पार्टी खत्म हो गई। तभी क्लियो अपने रिमोट से बटन दबाती है और कर्नल के सूट में बम फट जाता है और उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। उसकी वाइफ देखती ही रह जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। क्लियो बहुत ही बेरहम कातिल थी, माफ करना तो उसे आता ही नहीं था। तभी क्लियो को ढूंढता हुआ उसका पुराना साथी मार्क वहां पर पहुंच जाता है और कर्नल की वाइफ को ठोक देता है। फिर वो कर्नल के फोन से अपने बॉस के पास कॉल करता है और कहता है वो मुसीबतें बढ़ा रही है लेकिन मैं जल्द ही इसका इलाज कर दूंगा। अगले दिन टॉमी को भी रिहा कर दिया जाता है। तभी गंजू हटेला फेडरल इंटेलिजेंस सर्विस में कॉल करता है और बताता है मेरे पास 1987 में बर्लिन के बिग एडन में हुए मर्डर की खास इन्फॉर्मेशन है जो आपके बहुत काम आ सकती है। तभी टॉमी भी सीधा क्लियो के घर जाता है लेकिन वो वहाँ से जा चुकी थी। जाने से पहले वो टॉमी के लिए एक लेटर छोड़ गई थी और साथ में बादाम का केक भी। लेटर में लिखा था नन्हे बच्चे खेल रहे थे जब दुश्मन की गोलियां बरसी, मुस्कुराते चेहरों के साथ उनकी किलकारियां बंद हो गई। फिर क्लियो कर्नल की वाइफ बनकर एक बैंक में जाती है और कहती है मेरा नाम रेगिना ग्रोसमैन है, मुझे अपना अकाउंट बंद करवाना है। फिर बाहर आकर वो कहती है क्लियो खतरों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 4th एपिसोड में हम देखते हैं क्लियो एंडी के घर पहुंच जाती है और नहाने धोने के बाद मस्त तैयार होकर एंडी के पास जाती है। फिर जब वो एंडी को जगाती है तो वो पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो बताती है तुम्हारी वाइफ अपने टेस्ट करवाने के लिए गई है लेबोरेटरी में। फिर वो पूछता है तुमने कर्नल के साथ क्या किया। क्लियो कहती है उसकी तो टिकट कट गई लेकिन मुझे पता चला है कि सभी ऑर्डर्स ऊपर से आए थे जो कि मिनिस्टर मिलिके ने दिए थे। अब मेरा उससे मिलना जरूरी है इसलिए मैं उससे मिलने के लिए जेल में जाऊंगी जहां वो कैद है। एंडी कहता है ठीक है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन क्लियो कहती है रहने दो यार, अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को संभालो, मैं खुद देख लूंगी। टॉमी भी अब वापस आ जाता है और अपने दोस्त को बताता है कि वो लड़की एकदम पागल है, एक एक करके वो सबको मार रही है। वो चाहती तो मुझे भी मार देती लेकिन नहीं मार रही, वो एक एक करके सभी बड़ी मछलियों को खा रही है। फिर उसका दोस्त कहता है इसका मतलब उसका अगला टारगेट उन सबसे बड़ी मछली है यानी कि मिलिके। टॉमी कहता है तू तो जीनियस निकला यार, अगला टारगेट वही है लेकिन वो जेल में है। तभी वहाँ पर उसका बॉस आ जाता है। वो कहता है तुम किससे पूछकर मालकोवा में गए थे, अब से तुम फील्ड का नहीं बल्कि बैक ऑफिस का काम संभालोगे। फिर टॉमी तैश में आकर नौकरी छोड़ने की धमकी दे देता है और उसका बॉस कहता है ठीक है छोड़ दो और वहाँ से चला जाता है। फिर टॉमी का दोस्त पूछता है अब तुम क्या करोगे। टॉमी कहता है मिल्के की जान बचाऊंगा, अब से यही मेरा मिशन है। अगले सीन में हम मिनिस्टर मिल्के को देखते हैं जो एक जेल में बंद थे। तभी एक सिपाही उसके पास खाना लेकर आता है लेकिन वो खाना वापस भेज देते हैं। उनको देखकर लग रहा था कोई चिंता उन्हें खाए जा रही है। तभी हम ली को देखते हैं, वो अपनी बॉस के पास जाती है और बताती है कि मेरे कॉन्टैक्ट ने मुझे बताया है 3 साल पहले बर्लिन के एक बार में जो आदमी की लाश पाई गई थी उसका मर्डर क्लियो ने किया था। तहकीकात में विक्टिम की मौत का कारण ड्रग की ओवरडोज बताया गया था लेकिन मेरे कॉन्टैक्ट को पूरा यकीन है वो काम क्लियो का था। फिर उसकी बॉस कहती है अगर तुम्हें प्रमोशन चाहिए तो तुम इस पर काम शुरू कर दो। दूसरी तरफ क्लियो प्रिजन में जाती है। उस समय सिक्योरिटी गार्ड किसी से बात कर रहा था कि उन लोगों ने मिनिस्टर का हाल बहुत बुरा कर रखा है लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, वो बीमार हैं, उन्हें घर पर होना चाहिए। तभी वहाँ पर क्लियो आ जाती है और बताती है कि मैं यहाँ की नई गार्ड हूँ, मेरा आज ही ट्रांसफर हुआ है। फिर जब वो गार्ड फोन रखने जाता है तो क्लियो वहाँ पर अपनी फोटो देख लेती है और वहाँ से खिसक लेती है। फिर जब वो अपनी कार में आकर बैठती है तो
पीछे की सीट से टॉमी उठता है और कहता है तुम तो बहुत ही स्मार्ट हो, तुम मिनिस्टर को मारने आई और तुम्हारा प्लान चौपट हो गया। मैं जानता हूँ तुम मेरे बारे में यही सोच रही हो कि ये हैंडसम दिखने वाला ऑफिसर मेरा पीछा कब छोड़ेगा। मैं बताता हूँ, जब तुम जेल में जाओगी तब। ये देखो मैंने तुम्हारी हिट लिस्ट बनाई है। मैं जानता हूँ तुमको मुझ पर गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन तुम मुझे मारोगी नहीं क्योंकि तुम मुझे पसंद करती हो। फिर क्लियो उसके हाथ से डायरी छीन लेती है और उसमें कुछ लिखने लगती है। फिर वो उस डायरी को कार में से बाहर फेंक देती है। टॉमी समझ जाता है वो कार से बाहर जाने के लिए कह रही है। फिर जब वो डायरी उठाने के लिए जाता है तो क्लियो अपनी कार लेकर वहां से चली जाती है। फिर वो अपनी डायरी देखता है जिसमें क्लियो ने उसका भी नाम लिख दिया था। उस समय ली भी उन पर नजर रखे हुए थी। दूसरी तरफ बिल्लू नशेड़ी भी खुद को डिटेक्टिव समझने लगा था, इसलिए उसने घर में जितनी भी फाइलें पड़ी थी उन सब पर अपनी फालतू की रिसर्च शुरू कर दी थी। लेकिन तभी वहां पर क्लियो आ जाती है। फिर वो उस घर में छुपाया हुआ नोटों का बैग निकालती है और उसमें से कुछ पैसे ले लेती है। फिर बिल्लू पूछता है तुम आखिर काम क्या करती हो? क्लियो बताती है मैं कॉन्ट्रैक्ट किलर हूँ। फिर बिल्लू नशेड़ी कहता है मैं भी तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। मैं एक एलियन हूँ और दूसरी दुनिया से आया हूँ। मुझे इस दुनिया में सभी छपरी यूट्यूबरों को मारने के लिए भेजा गया है, खासकर ढिंचक पूजा को। मेरा काम खत्म होते ही वे लोग यूएफओ भेजेंगे और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। फिर क्लियो कहती है जाकर इस बैग को इसकी जगह पर रख दो। फिर वो अपने एक दोस्त से हथियार खरीदने जाती है। उसे उसके शूज भी पसंद आ जाते हैं और वो उन्हें भी खरीद लेती है। फिर वो सीधा टॉमी के घर जाती है जो उस वक्त अपनी वाइफ से बातें कर रहा था और उसको मनाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो इस फालतू के केस में अपनी जेब से ही पैसे खर्च कर रहा था। फिर टॉमी कहता है मैं इस वक्त एक किलर को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या मैं लोगों की जान बचाकर गलत काम कर रहा हूँ? उस समय क्लियो उसकी कार के साथ छेड़छाड़ कर रही थी और अपने साथ लाए हुए वीपन्स उसमें फिट कर रही थी। फिर उसकी कार में वीपन फिट करने के बाद वो अपने घर आ जाती है। घर आकर वो मिनिस्टर के लिए एक स्पेशल केक बनाती है। अब इस केक में क्या स्पेशल था ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। फिर अगले दिन सुबह जब टॉमी अपनी गैराज से कार निकालने जाता है तो उसकी वाइफ उससे कार की चाबी मांगती है क्योंकि वो कार उसकी वाइफ की थी। टॉमी कहता है अपनी कार का घमंड दिखा रही हो, ये लो अपनी कार की चाबी। फिर जब वो अपने दोस्त से मिलता है तो कहता है साले तूने मेरी वाइफ को क्यों बताया? मैंने नौकरी छोड़ दी। उसका दोस्त कहता है क्योंकि वो परेशान थी। फिर टॉमी कहता है नौकरी की बात सुनकर तो जैसे वो खुश हो गई। फिर वो दूरबीन से देखता है, दूर एक कार में वही किलर बैठा था और वो दूरबीन से आसपास देख रहा था। फिर वो अपनी कार लेकर वहां से चला जाता है। फिर टॉमी भी उसके पीछे चलने को कहता है। दूसरी तरफ क्लियो वो केक लेकर प्रिजन में जाती है। वहाँ बाल सुधार केंद्र भी था। फिर वो वहाँ पर एक बच्ची से मिलती है जिसके साथ कोई भी नहीं खेलता था। फिर वो उसे रिमोट वाली कार देने के बदले एक काम करने को कहती है। फिर वो बच्ची क्लियो का लाया हुआ केक प्रिजन के अंदर लेकर जाती है जहाँ पर मिनिस्टर कैद था। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड को कहती है हम सभी बच्चों ने मिलकर ये केक मिनिस्टर के लिए मंगवाया है क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। फिर वो गार्ड उस केक को लेकर मिनिस्टर के पास जाता है और कहता है कि बच्चों ने ये केक खासकर आपके लिए ही मंगवाया है। मैं इसको ऑलरेडी कट करके लाया हूँ क्योंकि यहाँ पर चाकू लाना मना है। अब मिनिस्टर तो पहले से ही भूख से तड़प रहा था, इसलिए वो गार्ड के जाते ही केक खाने लगता है। केक खाते ही बूढ़ा पैरालाइज हो जाता है। फिर उसको हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। क्लियो नर्स बनकर पहले से ही हॉस्पिटल में उसका इंतजार कर रही थी। दूसरी तरफ टॉमी मार्क पर नजर रखे हुए था। फिर वो जैसे ही अपने घर से बाहर जाता है टॉमी उसके घर के अंदर घुस जाता है। वहाँ जाकर वो उसके रूम की छानबीन करने लगता है, लेकिन तभी उसे वहाँ किसी के आने की आहट होती है। फिर वो वहाँ पर टंगे हुए हथियार लेकर छुप जाता है और जैसे ही वो इंसान उसके पास आता है वो उस पर टूट पड़ता है। उस समय वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि ली आई थी। वो टॉमी को पकड़ लेती है और शांत होने के लिए कहती है। फिर वो उसे अपना आईडी कार्ड दिखाकर कहती है तुम अच्छा काम कर रहे हो, अब मैं चाहती हूँ कि तुम क्लियो पर नजर रखो और उससे बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठी करो। टॉमी कहता है क्या तुम मुझे इंटेलिजेंस में काम दे रही हो? ली कहती है नहीं, तुम्हें कुछ भी पता लगे तो इस नंबर पर कॉल करना। दूसरी तरफ क्लियो मिनिस्टर के पास चली जाती है और उसे होश में लाती है। जब वो होश में आता है तो क्लियो कहती है लेटे लेटे जिंदगी के मजे ले रहे हो? मिनिस्टर पूछता है मुझे क्या हुआ? क्लियो कहती है मैंने तुम्हें जहर दिया था और फिर बाद में बचा भी लिया। फिर वो अलार्म बजाने की कोशिश करता है लेकिन वो तो क्लियो ने पहले ही बंद कर दिया था। फिर वो उससे खुद को जेल में भिजवाने का कारण पूछती है। मिनिस्टर बताता है कि वेस्ट बर्लिन का CIA चीफ अभी भी जिंदा है, पता नहीं तुम्हें किस जुर्म में अंदर भेजा गया था। इन सब का इंचार्ज तो कोई और था, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता सकता वो कौन था।
फिर जब क्लियो उसे गन दिखाकर डराती है तो वो बता देता है कि इंचार्ज तुम्हारे नाना जी थे। मैं इस वक्त मर रहा हूँ और मरता हुआ आदमी कभी भी झूठ नहीं बोलता। फिर क्लियो उसके पास आकर कहती है, अगर तुम्हारी बातें झूठी निकली तो ओरिजिनल मौत आने से पहले ही मैं तुम्हें मार दूंगी। लेकिन तभी वो बूढ़ा उसको पकड़ लेता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी वो उसके ऊपर पिलो रखकर उसे शूट कर देती है। फिर वो हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है। उस समय उसके दिमाग में उसके नाना जी ही दौड़ रहे थे। उसे उनके साथ बिताए हुए हर अच्छे बुरे पल याद आने लगते हैं। तभी उसे याद आता है कि नाना जी ने मरने से पहले उसे एक डायरी पढ़ने के लिए दी थी, जिसको उसने नाना जी के साथ ही दफना दिया था। फिर वो अपने नाना जी के घर जाकर उनकी कब्र खोदने लगती है। फिर उसमें से वो डायरी निकालकर उसे पढ़ने लगती है, जिसमें लिखा था, प्यारी क्लियो, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से मुश्किल फैसले लिए हैं, लेकिन तुम्हें जेल भेजने का फैसला सबसे मुश्किल फैसला था। कुछ लोग तुम्हें मारना चाहते थे, लेकिन मैंने उनसे सौदा करके तुम्हें जेल में भिजवा दिया और तुम्हारी जान बचा ली। तुमने वेस्ट बर्लिन में जिसका खात्मा किया था, उसके पास कुछ ऐसी जानकारी थी जिससे दुनिया का खात्मा हो सकता था, लेकिन तुम्हारी वजह से ये सब कुछ टल गया। अगर तुम ये डायरी पढ़ रही हो तो मुझे माफ कर देना। फिर वो घर के अंदर जाकर एंडी के पास फोन करने लगती है। दूसरी तरफ रेडियो पर न्यूज आ रही थी कि किसी ने हॉस्पिटल के अंदर जाकर मिनिस्टर को जान से मार दिया है। एंडी समझ जाता है ये काम किसका है। तभी उसके पास क्लियो का फोन आता है। फिर वो क्लियो को मिलने के लिए एक होटल में बुलाता है। उसके आते ही एंडी उसके ऊपर चिल्लाने लगता है कि तुम पागल हो गई हो, जो खून पर खून किए जा रही हो। फिर वो बताती है, मैंने नाना जी को भी मारा है, और फिर वो फूट फूट कर रोने लगती है। फिर एंडी उसे शांत करता है और अपने गले से लगा लेता है। फिर क्लियो एंडी को पढ़ने के लिए एक लेटर देती है जो उसे उस डायरी से मिला था, लेकिन लेटर पढ़कर एंडी उसको हौसला देता है और कहता है, तुमने अपने नाना पर सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई थी, इसमें तुम्हारा कोई भी कसूर नहीं है। फिर वो उसको कहता है कि मैं तुम्हारा कजाकिस्तान जाने का बंदोबस्त कर देता हूँ, तुम वहाँ सेफ रहोगी, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। फिर वे दोनों आपस में प्यार भरी बातें करने लगते हैं। तभी एंडी कहता है, तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए अंडे लेकर आता हूँ। फिर क्लियो बेड पर लेट जाती है। तभी उसे मिनिस्टर की कही हुई बातें याद आती हैं कि वेस्ट बर्लिन में CIA का चीफ अभी भी जिंदा है। तुमने जिसको मारा था उसके पास कुछ ऐसी खुफिया जानकारी थी जिससे पूरी दुनिया तबाह हो सकती थी। तभी वो अचानक से उठती है और कहती है, मैं जानना चाहती हूँ उस दिन बार में मैंने जिसको मारा था वो कौन था? क्या तुम वेस्ट बर्लिन पुलिस में से किसी को जानते हो? एंडी कहता है, नहीं। फिर वो कहती है, मैं जानती हूँ, अभी फिलहाल कजाकिस्तान जाने का प्रोग्राम कैंसल। फिर वो भागकर सीधा टॉमी के घर जाती है। उसे डर था कि उसके पहुंचने से पहले कोई उसकी गैराज का दरवाजा न खोल दे। तभी लास्ट सीन में हम देखते हैं एंडी अपने कातिल दोस्त मार्क के पास जाता है और कहता है, मैंने उसको कजाकिस्तान भेजने की काफी कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। अब तुम उसे अपने तरीके से रोको, मैं तुम्हारे काम के बीच में नहीं आऊंगा, और हाँ, जो भी करो जल्दी करना। फिर मार्क पूछता है, एंडी ये सब करके तुम्हें क्या मिलेगा? लेकिन एंडी बिना कोई जवाब दिए वहां से चला जाता है। इसका मतलब एंडी भी उसका दुश्मन था, लेकिन उसको पता नहीं था। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या क्लियो को पता चलेगा कि जिसको वो सबसे ज्यादा प्यार करती है वही उसका दुश्मन है, या फिर एंडी उससे पहले ही क्लियो को ठिकाने लगा देगा। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग लग रही होगी। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। हम मिलेंगे नए दिन नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।